आज की कहानी में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। आज हम आर के नारायण की एक बहुत ही मार्मिक कहानी पर बात करने वाले हैं। कहानी का नाम है कुल्हाड़ी, जो उनके प्रसिद्ध मालगुडी डेज संग्रह से है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक एहसास है। एक साधारण इंसान, विलन और प्रकृति के साथ उसके गहरे रिश्ते की ये कहानी है। हाँ, और ये कहानी ये भी दिखाती है कि कैसे वो रिश्ता बदलते वक्त और जिसे हम विकास कहते हैं उसकी भेंट चढ़ जाता है। तो चलिए विलन की इस दुनिया में चलते हैं। जरूर। तो कहानी की शुरुआत होती है एक भविष्यवाणी से। गांव का एक ज्योतिषी कहता है कि विलन, जो शायद गांव का सबसे गरीब आदमी है, वो एक दिन एक 3 मंजिला मकान में रहेगा। हाँ, और ये सुनकर जाहिर है गांव वाले उसका मजाक उड़ाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब थी। उसके पिता ने जमीन गिरवी रख दी थी और पूरा परिवार दूसरों के खेतों में मजदूरी करता था। और देखिए, यही आर के नारायण की खूबी है। ये भविष्यवाणी सच होती है, लेकिन एक बहुत ही व्यंग्यात्मक तरीके से। कैसे? विलन उस मकान में रहता तो है, हाँ। पर मालिक बनकर नहीं। हाँ। वो मालगुडी के कुमारबाग का अकेला निवासी, एक रखवाला बनकर रहता है। अच्छा। और वो इस मकान तक पहुंचता कैसे है? उसकी यात्रा भी काफी नाटकीय है। हाँ, बहुत। जब वो 18 साल का था तो एक दिन उसके पिता ने उसे सबके सामने एक चांटा मार दिया था। सिर्फ इसलिए कि वो दोपहर का खाना देर से लाया था। बिल्कुल। और वो अपमान विलन सह नहीं पाया। उसने घर छोड़ दिया और शहर की तरफ चल पड़ा। 2 दिन तक भूखा प्यासा भटकने के बाद वो मालगुडी पहुंचता है और वहीं उसे एक बूढ़े आदमी के साथ बाग लगाने का काम मिलता है। और यहीं से विलन की असली कहानी शुरू होती है, एक निर्माता बनने की कहानी। सही कहा। वो जमीन कोई बाग नहीं थी, कई एकड़ में फैली कांटेदार उबड़ खाबड़ जमीन थी, जिसे वेलन अपनी मेहनत से, मतलब कड़ी धूप में काम करके एक समतल मैदान में बदल देता है। तो मकान भी बन रहा था। हाँ, मैंने भी पढ़ा था। जब आम में बौर आए तो घर का काम शुरू हुआ, और जब नीम के पौधे में कोंपले फूटी तो दीवारें उठने लगीं। ये दिखाता है कि इंसान का बनाया हुआ घर और प्रकृति एक साथ एक लय में बढ़ रहे थे, एक सामंजस्य था। इसी बीच बाग का मालिक बीमार पड़ जाता है और विलेन को प्रमुख माली बना दिया जाता है। और ये जिम्मेदारी उसे बहुत गर्व देती है। वो पौधों से बातें करता था, फुसफुसाकर उन्हें कहता था कि मकान से पहले बड़े हो जाओ, एक पिता की तरह। बिल्कुल। और जब मकान बनकर तैयार होता है तो वो एक शानदार हवेली थी। गुंबद, नक्काशीदार छज्जे, संगमरमर के फर्श। विलेन तो उसे देखकर चौंक जाता है। उसे लगता है कि ऐसे भवन तो सिर्फ स्वर्ग में होते होंगे। और यहीं पर एक और दिलचस्प बात होती है। क्या? एक तरफ विलेन उसे स्वर्ग मान रहा है और दूसरी तरफ ठेकेदार का एक सहायक उसे बड़ी नॉनशॉलेंटली कहता है कि ये तो औसत से कुछ ही बड़ा मकान है। मतलब नजरिए का फर्क। एक के लिए वो एक सपना है, दूसरे के लिए बस एक और बिल्डिंग। बिल्कुल। विलेन उस छोटे से नीम के पौधे को पकड़कर कहता है, तेजी से बढ़ो छोटे मियाँ, इस महल के साथ खड़े होने लायक विशाल बनो। और वक्त बीतता है, हवेली का रंग फीका पड़ने लगता है, लकड़ी टूटने लगती है। हाँ, दीवारों पर धब्बे आ जाते हैं, और कहानी में लिखा है कि इससे वो ज्यादा मानवीय लगने लगे। लेकिन वो नीम का पेड़ विशाल हो जाता है, पक्षियों का बसेरा बन जाता है। एक तरह से इंसान की बनाई चीज कमजोर पड़ रही थी और प्रकृति फल फूल रही थी। मालिक मालकिन भी बूढ़े हो जाते हैं। वेलन भी बूढ़ा हो जाता है और फिर मालिक की मृत्यु हो जाती है। अब वेलन को भविष्य की चिंता सताने लगती है। और मालिक के बेटे, वो तो आपस में लड़ते हैं और 1 साल बाद घर छोड़कर चले जाते हैं। उनके लिए वो घर बस एक जायदाद का टुकड़ा था। फिर घर में किराएदार आते हैं। हाँ, और वो वेलन के साथ बहुत कठोर व्यवहार करते हैं। उन्हें बाग की कोई परवाह नहीं थी। बच्चे कच्चे फल तोड़ते, फूल नोचते। तो वेलन ने नौकरी छोड़ने का नहीं सोचा? सोचा, कई बार सोचा, लेकिन वो अपने पेड़ पौधों का मुंह नहीं छोड़ पाया। वो उसके बच्चे जैसे थे। कुछ समय बाद किराएदार भी चले जाते हैं और मकान सालों तक खाली पड़ा रहता है। और वो एक भूत बंगला के नाम से बदनाम हो जाता है। बिल्कुल। मालिक आना बंद कर देते हैं और चाबियां वेलन के पास ही रह जाती हैं। और तब विडंबना देखिए, वेलन उस पूरी जायदाद का अकेला मालिक बन जाता है। तो वो भविष्यवाणी आखिरकार सच हो गई? हाँ, पर उस तरह से नहीं जैसे किसी ने सोचा था। वेलन बहुत बूढ़ा हो चुका है, उसकी अपनी झोपड़ी में छेद हो जाते हैं, तो वो हवेली के बरामदे में रहने लगता है। ऐसा लगता है कि अब सब कुछ शांत हो गया है, वेलन और उसका बाग। हाँ, एक खामोश साम्राज्य। लेकिन फिर अंत की शुरुआत होती है। एक दिन एक कार फाटक पर आकर रुकती है। वो कार सिर्फ एक गाड़ी नहीं है, वो आधुनिक दुनिया का उस बेरहम प्रगति का प्रतीक है जो पुरानी दुनिया में दखल देने आ गई है।
कार में बैठे लोग घर और बाग का निरीक्षण करते हैं। और उनकी बातें सुनिए, कितनी ठंडी, कितनी बेजान। वो गुंबद में दरारें देखते हैं, वो बाग को एक जंगल कहते हैं। और फिर वो अपना फैसला सुनाते हैं। हाँ, वो कहते हैं इस जंगल की तो हर चीज साफ करनी होगी, बाग की कोई जरूरत नहीं है। बाउंड्री पर 4-6 पेड़ों को छोड़कर बाकी सब पेड़ काटने होंगे। ये सुनकर ही मतलब बहुत अजीब लगता है। जिस चीज को एक इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी दी, दूसरे के लिए वो बस एक रुकावट है जिसे साफ करना है। एक हफ्ते बाद पुराने मालिक का बेटा आता है और वो वेलेन को बताता है कि घर एक कंपनी को बेच दिया गया है और कंपनी की योजना है कि बगीचे और इमारत को खत्म करके छोटे छोटे बहुत से मकान बनाए जाएंगे। और वो एक लाइन कहता है जो चुभ जाती है, घास के एक पत्ते के लिए भी जगह नहीं छोड़ेंगे। ये पूरी तरह से मिटा देने वाली सोच है, उस जगह की आत्मा को, उसकी पहचान को खत्म कर देना। वेलेन को 15 दिन में जगह खाली करने का नोटिस मिलता है। वो हर पल बस अपने पेड़ पौधों को देखते हुए बिताता है, जैसे वो उनसे विदा ले रहा हो। और फिर वो दिन आता है। एक दोपहर कुल्हाड़ी की खटखट की आवाज से उसकी नींद खुल जाती है। वो आवाज, वो सिर्फ लकड़ी पर कुल्हाड़ी की आवाज नहीं है, वो वेलेन के दिल पर चल रही कुल्हाड़ी की आवाज है। वो बाहर दौड़कर जाता है और देखता है कि 4 आदमी उसके प्यारे नीम के पेड़ पर कुल्हाड़ियों से वार कर रहे हैं। और वेलेन चीखता है, रोको, इसे मत काटो। वो एक डंडा उठाकर उन्हें मारने दौड़ता है। और फिर वो रोते हुए कहता है, ये मेरा बेटा है, इसे मैंने बोया था, मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ, इसे मत काटो। एक पेड़ को बेटा कहना, इंसान और प्रकृति के बीच के रिश्ते की इससे गहरी अभिव्यक्ति क्या हो सकती है। लेकिन मजदूर भी अपनी मजबूरी बताते हैं, ये कंपनी का हुक्म है। हाँ, वो भी एक बड़े बेरहम सिस्टम के बस पुर्जे हैं। वेलेन समझ जाता है कि वो इस मशीन से नहीं लड़ सकता। तब वो एक आखिरी गुजारिश करता है। हाँ, वो कहते हैं मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं अपना सामान बांधकर यहाँ से चला जाऊंगा, उसके बाद जो चाहो करना। वो अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को मरते हुए नहीं देख सकता। बिल्कुल। मजदूर मान जाते हैं और कुल्हाड़ियां रखकर बैठ जाते हैं। वेलेन अपनी छोटी सी पोटली लेकर बाहर आता है, वो उन मजदूरों को धन्यवाद देता है और फिर नीम के पेड़ को देखकर कहता है, भाई जब तक मैं दूर, बहुत दूर न निकल जाऊं तब तक मत काटना। और वो चल पड़ता है। मजदूर उसे जाते हुए देखते रहते हैं। कहानी का अंत वो रूह कपा देता है। हाँ, आधे घंटे बाद बहुत दूर से वेलेन की एक बहुत धीमी आवाज सुनाई देती है। अभी मत काटो, अभी मुझे सुनाई दे रहा है, मैं जरा और दूर निकल जाऊं। और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। ये अंत अधूरा सा लगता है, पर शायद यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। बिल्कुल, वो आवाज हमारे जहन में गूंजती रहती है। ये सिर्फ वेलेन की आवाज नहीं है, ये उस हर चीज की आवाज है जिसे हम विकास के नाम पर कुचलते जा रहे हैं। तो ये थी वेलेन और उसके बाग की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इस अंधी दौड़ में हम क्या कुछ पीछे छोड़ते जा रहे हैं। ये कहानी विकास के खिलाफ नहीं है, ये विवेकहीन विकास के खिलाफ है। ये पूछती है कि क्या तरक्की का मतलब हमेशा अपनी जड़ों को काटना ही होता है। एक बहुत जरूरी सवाल। इस कहानी को हमारे साथ सुनने और महसूस करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल आज की कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, घंटी का आइकॉन भी जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई कहानी की सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगली कहानी तक अपना ध्यान रखें।